बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान का पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन या फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि पहले अध्याय में दिया गया है जीवों में जनन, तो जीव जिनमें रेस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है उनको जीवों की श्रेणी में रखा जाता है। रेस्पायरेशन का अर्थ है श्वसन और रिप्रोडक्शन का अर्थ है जनन, अर्थात जिनमें श्वसन एवं जनन की क्रिया संपन्न होती है उन्हें हम जीवों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम जनन की परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने समान जीवों को जन्म देता है या उत्पन्न करता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे प्रजनन या फिर जनन कहते हैं। जनन होता है, जनन जीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है और इसी क्रिया के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। अन्य जीवधारियों के समान भी पौधों में प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। यदि हम पौधों में बात करें तो पौधों में अनेक प्रकार से प्रजनन होता है, जैसे कि बीजाणुओं के द्वारा। यदि पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है तो लैंगिक प्रजनन बीजों के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जैसे कि बीजाणुओं के द्वारा भी प्रजनन होता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। प्रायः देखा गया है कि जो पौधे होते हैं निम्न वर्गीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है और अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं, कॉनिडिया इत्यादि के द्वारा संपन्न होता है। तो ये हो गई जनन की परिभाषा और सामान्य परिचय। अब आता है प्रजनन के लाभ। प्रजनन के लाभ, तो प्रजनन के लाभ आपकी पाठ्य पुस्तक में पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की निरंतरता, जनन या फिर जीवों में जनन के द्वारा प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। जैसे कि यदि कोई जीव है, जीवों में क्रमशः मृत्यु दर और जन्म दर बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रजाति होती है, प्रजातियों में यदि जनन क्रिया होती है तो निरंतरता बनी रहती है, अर्थात जो कोई भी प्रजाति होती है उसका इस ब्रह्मांड में अस्तित्व बना रहता है। उसके बाद में आता है प्रतिस्थापन। यदि हम प्रतिस्थापन की बात करें तो प्रजनन के कारण रोग, जीर्णता, वृद्धावस्था, आयु वृद्धि एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जिन जीवों की डेथ हो जाती है उनका प्रतिस्थापन प्रजनन क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, अर्थात जो अस्तित्व होता है, अस्तित्व बनाए रखना। प्रजनन के कारण इस ब्रह्मांड में जीवों का अस्तित्व बना रहता है। चौथा आता है, चौथा पॉइंट विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, यदि हम जीवों में प्रजनन की बात करें तो प्रजनन के कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताओं के कारण नए गुण, नए लक्षणों वाले जीवों का निर्माण होता रहता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का निर्माण होता है। और पांचवा पॉइंट आता है विभिन्नताओं का स्थानांतरण। विभिन्नताओं का स्थानांतरण,
विभिन्नताओं का स्थानांतरण, यहाँ पर विभिन्नताओं वर्ड को हम बोल सकते हैं आनुवांशिक गुण, अर्थात प्रजनन क्रिया के द्वारा जीवों में जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रजनन के लाभ हो गए। प्रजनन के लाभ में सबसे पहले आता है प्रजाति की निरंतरता, उसके बाद जीवों का प्रतिस्थापन, ब्रह्मांड में जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, विभिन्नताओं का निर्माण होना और विभिन्नताओं का स्थानांतरण होना। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं प्रजनन के लाभ। अब आता है प्रजनन की विधि, जीवों में प्रजनन की विधि। जीवों में प्रजनन की विधि, तो प्रमुख रूप से जीवों में प्रजनन 3 विधियों के द्वारा संपन्न होता है। उसमें सबसे पहले आता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। दूसरा आता है वर्धी प्रजनन, वर्धी प्रजनन। और तीसरा आता है लैंगिक प्रजनन। इस प्रकार से जीवों में 3 प्रकार से प्रजनन की विधियां पाई जाती हैं। अलैंगिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन, वर्धी प्रजनन को प्रवर्धन भी कहते हैं, और तीसरा आता है लैंगिक प्रजनन। अब हम बात करें अलैंगिक प्रजनन की, तो वह जनन विधि जिसमें जनन कोशिकाएं या तो नहीं बनती हैं या फिर बनती भी हैं तो समसूत्री के विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती हैं, अर्थात जो जनन कोशिकाएं बनती हैं उनमें बिना निषेचन के ही ये इकाइयाँ विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करती हैं, उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अर्थात जो अलैंगिक प्रजनन होता है इनमें जनन इकाइयों का निर्माण नहीं होता है, और यदि होता भी है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है और बिना निषेचन के ही नए जीवों का निर्माण कर देती हैं। तो ये कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन में बनने वाले नए जीव या फिर नई संतति को क्लोन कहते हैं, और प्रत्येक क्लोन को रैमेट कहा जाता है। अर्थात जो अलैंगिक प्रजनन द्वारा नई संतति बनती है उसे बोलते हैं क्लोन। कभी कभी ध्यान रखना, कभी कभी यह विकल्पों में आ जाता है कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा बनी संतति को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है क्लोन, और प्रत्येक क्लोन को बोलते हैं रैमेट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा बनी संतति को हम बोलते हैं क्लोन और प्रत्येक क्लोन को कहा जाता है रैमेट। तो ये हो गया अलैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन के प्रकार आते हैं। तो ये अभी तो हमने बताई परिभाषा अलैंगिक प्रजनन की। अब अलैंगिक प्रजनन के बाद में आता है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। तो अलैंगिक प्रजनन के 6 प्रकार होते हैं। अलैंगिक प्रजनन एक तो होता है विखंडन द्वारा, विखंडन। दूसरा होता है गैम्यूल द्वारा। तीसरा होता है प्लाज्मोटॉमी द्वारा। चौथा होता है पुनरुद्भवन द्वारा, पुनरुद्भवन, या फिर इसको खंडी भवन भी बोलते हैं। पांचवा प्रकार आता है बीजाणु द्वारा, और छठवां आता है मुकुलन द्वारा। इस प्रकार से
जो अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार से होता है, जिसमें सर्वप्रमुख है विखंडन। तो हम सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन के विखंडन विधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर विखंडन। यदि हम विखंडन की बात करें तो इस विधि में विभाजित होने वाला जीव या फिर जो विखंडन होता है, विखंडन द्वारा, इस विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। अर्थात जो विखंडन प्रक्रिया है, विखंडन प्रक्रिया में प्रायः एक कोशिकीय जीव भाग लेते हैं। क्या होता है विखंडन में? एक कोशिकीय जीव जो होता है वह 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभक्त होकर के प्रत्येक टुकड़े एक नई संतति में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं विखंडन। और विखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण है अमीबा। अमीबा की यदि हम बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव होता है और यह प्रायः नम्य भूमि में पाया जाता है, जहाँ पर जैसे कि तालाब के किनारे, नदी के किनारे पर प्रायः अमीबा देखने को मिलती है। और जो अमीबा होती है इसको प्रायः यह लगभग अमर प्राणी है। अमर से तात्पर्य है इसकी डेथ लगभग कभी नहीं होती है। यदि ये नम भूमि में रहे तो इसकी डेथ कभी नहीं होती है। क्या होता है, इसमें विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसके कारण अमीबा 2 टुकड़ों में विभक्त होकर के 2 जीवों का निर्माण करता है। और अमीबा के जितने टुकड़े निरंतरता में होते जाते हैं उतने ही नए जीवों का निर्माण होता है। तो अब यदि हम विखंडन की बात करें तो विखंडन को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। विखंडन यहाँ पर हम लिख लेंगे विखंडन। और ये विखंडन का प्रकार है, पहला प्रकार है द्विविखंडन। द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। अभी हमने बताया था विखंडन में कि वह क्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभक्त होकर के नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसे हम विखंडन कहते हैं। और जो विखंडन होता है, विखंडन जैसे कि अभी हमने उदाहरण बताया था अमीबा, अमीबा के अलावा पैरामीशियम में भी विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। अब यदि हम द्विविखंडन की बात करें तो द्विविखंडन में हम उदाहरण लेंगे अमीबा। वह क्रिया जिसमें एक जीव 2 अलग अलग टुकड़ों में विभक्त होकर के नए जीवों का निर्माण करता है, द्विविखंडन कहलाता है। द्विविखंडन में क्या होता है, यदि हम अमीबा की एक अनियमित संरचना बनाएं, इस प्रकार से जो अमीबा होती है, अमीबा की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है और यह एक कोशीय जीव होता है। यहाँ पर होता है बीचों बीच में न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक भी बोलते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं जीवद्रव्य। क्या होता है, जब अमीबा वयस्क अवस्था में आता है तो वयस्क अवस्था में यह अमीबा के बीचों बीच से एक खांच बन जाती है। इस प्रकार से खांच बन जाएगी और ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक का आकार इस प्रकार से बेलनाकार केंद्रक का निर्माण होता है। फिर और आगे यदि हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो खांच बनी थी, ये खांच आपस में जुड़ जाती है और एक अमीबा से 2 पुत्री अमीबाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से
ये केंद्रक अलग हो जाएगा और इस प्रकार से ये केंद्रक अलग हो जाएगा। इस प्रकार से एक अमीबा से 2 पुत्री अमीबाओं का निर्माण होता है और यह क्रिया कहलाती है द्विविखंडन। यहाँ पर ये है वयस्क अमीबा और यहाँ पर ये 2 पुत्री अमीबा हैं, पुत्री अमीबा। इस प्रकार से एक अमीबा से 2 अमीबाओं का निर्माण द्विविखंडन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। उसके बाद यदि हम बात करें द्विविखंडन की, अब आता है द्विविखंडन तो हो गया, अब आता है बहुविखंडन। तो बहुविखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अनेक टुकड़ों में विभक्त होकर के बहुत अधिक संततियों का निर्माण करता है, उसे हम बोलते हैं बहुविखंडन। और बहुविखंडन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। बहुविखंडन का हम उदाहरण ले सकते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक परजीवी का नाम है जिसके कारण मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया बुखार आता है। तो बहुविखंडन की यदि हम बात करें तो बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है एक वयस्क प्लाज्मोडियम के अंदर इस प्रकार से अनेक केंद्रकों का पहले निर्माण हो जाता है। उसके बाद में बाहरी जो ये प्लाज्मोडियम की बाहरी परत होती है, यह बाहरी परत फट जाने के कारण ये जो केंद्रक होते हैं, ये जो केंद्रक निकलते हैं, इनसे बहुत सारे जीवों इस प्रकार से बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। तो बहुविखंडन में ध्यान रखना है कि एक कोशीय जो जीव होता है उसके अनेक टुकड़ों में वह विभक्त होकर के अनेक जीवों का निर्माण करता है। तो ये हो गया बहुविखंडन। अब इस अध्याय का सबसे प्रमुख क्वेश्चन आता है जो कि आपको नोटबुक में नोट करना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन नोट करना है, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर। तो ये आप लोगों को नोट करना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 पर ये अंतर दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक में 8 अंतर दिए गए हैं, तो उनमें से आपको कोई 5 अंतर नोट कर लेना है।